नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे मेरे दोस्त इन दिनों निराश हैं। बहुत से दोस्त खुश हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आप लोगों को बधाई देता हूं कि संविधान के प्रति आप लोगों की सोच, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की समझ इतनी बेहतरीन है कि उसका नतीजा यह है कि 2024 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हारने जा रहे हैं। आप कहेंगे हारने जा रहे हैं, मैं कहूंगा जी हां। 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं और यह हार आप लोगों के प्रयास से इन 5 राज्यों के चुनाव से तय हो गई है। यानी यह 5 राज्यों का चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल। कई लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा कि आखिर मैं इसे सेमीफाइनल कैसे कह रहा हूं। जी हां, मैं सेमीफाइनल ही कह रहा हूं। और सेमीफाइनल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन चुनावों में जो नतीजे आए हैं उन्होंने 2024 में नरेंद्र मोदी की हार तय कर दी है। अब कैसे करी है और क्या गणित है और क्यों गोदी मीडिया समेत तमाम सारे लोग उस गणित को समझ ही नहीं पा रहे हैं और विधवा विलाप हो रहा है। मोदी जी ने ये कर लिया, मोदी जी ये हो गए और ये हो गया और हार गई, कांग्रेस खत्म हो गई और न जाने क्या क्या। तो हुजूर, आज मैं एक एक चीज का विस्तार से आपको बताता हूं। आप पहले जानिए क्यों नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हारने जा रहे हैं और क्यों कांग्रेस इसे जीतने जा रही। इसके पीछे यही चुनाव, इन 5 राज्यों के चुनाव में आप आइए एक एक। आप कह रहे हैं राजस्थान हार गए, मैं भी कह रहा हूं यस, राजस्थान हार गए। उनको पूर्ण बहुमत मिला है और बहुमत से भी सीटें ज्यादा मिली हैं और कांग्रेस को बहुत कम हो गई। लेकिन आप यह नहीं देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जो मत प्रतिशत था वो राजस्थान में 2018 के चुनाव के मुकाबले बढ़ गया है। हालांकि थोड़ा ही सा बढ़ा है, घटा नहीं है। फिर सुन लीजिए, बढ़ गया है। और यदि आप बात करेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले, तो उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में खाली हाथ रहना पड़ा था। गहलोत के बेटे भी चुनाव हार गए। उसी राजस्थान में आज कांग्रेस पार्टी इस पोजीशन पे है कि वो मोदी को चुनाव भी हरवा दे और वहां से कम 10 लोकसभा सीटें जीत ले। यह मैं क्यों कह रहा हूं? सचिन पायलट गुर्जर बेल्ट पे जो काम करते थे, वो अपनी सीट जीतने के सिवाय गुर्जरों का कोई वोट कांग्रेस को नहीं दिला सके। लेकिन अशोक गहलोत और उनके जो साथीगण थे खास, उन सब ने जीत हासिल की है। और उस जीत के बाद जो ये जीत का गणित बैठता है और जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यह कितना कितना वोट मिला है, मैं आपको यह बता देता हूं। इससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी को यहां पर जो वोट मिला है राजस्थान में, वो 39.53% मिला है। पिछली बार इससे कम था। और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है 41.69%, यानी 41% वोट उन्हें मिला है और 39% वोट इन्हें मिला है। यानी 2%
ही सिर्फ अंतर है, क्योंकि कई सीटें इन्होंने 900 वोट से, कई और कम से, कई उससे और थोड़ा सा इधर से इस तरह से करके जीती। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर है, आम आदमी पार्टी 0.3% वोट पा सकी, समाजवादी पार्टी 0.01% वोट पा सकी, और इसी तरीके से तमाम पार्टियों की स्थिति है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जिसने 2% से ऊपर पाया, और एक RLTP पार्टी है जिसने 2% से ऊपर पाया। शेष किसी ने भी 3% तो किसी ने कवर ही नहीं किया है। तो इसलिए आप जान सकते हैं ये सब वोट कठुआ पार्टी रहे। और जो AIMM है ओवैसी की, उसने भी समाजवादी पार्टी की ही तरह 0.01% वोट पाया है। तो यह स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ कांग्रेस का इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा जो वोट काटा, ये एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन वोट काट करके कांग्रेस पार्टी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। बहुत अच्छा, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं ये शायद, इसी तरीके से अपने स्वार्थ साध कर। इसके बाद आइए हम कर लेते हैं MP पर बात। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2019 के मुकाबले करीब 6% वोट अधिक पाया है, और 2018 के मुकाबले यदि देखें तो उस मुकाबले लगभग बराबर है, सम % कम हुआ है। इसमें आम आदमी पार्टी ने 0.5% वोट पाया है, ओवैसी की पार्टी ने 0.09% वोट पाया है, यानी एक पॉइंट में भी 1% नहीं। इसके बाद में यहां पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर जो वोट पाया है वो 0.4% वोट पाया है, यानी समाजवादी पार्टी % भी वोट नहीं पा सकी। लेकिन साहब सीट मांग रहे थे, सीट चाहिए है। और यही नहीं, JDU की भी बात कर लें, नीतीश कुमार की, उसने भी यहां पर 0.02% वोट पाया, यानी इनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो चुनाव जीतने की स्थिति में हो। बावजूद इसके वो जो ड्रामा करते हैं वो यही करते हैं कि साहब वही तय करेंगे कि क्या है और इनके वोट की स्थिति क्या है। तो जब हम इस पे बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए, और सीटें चाहते हैं। इसके बाद में इसी तरह छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट जो है कम हुआ है 1%, जो पिछला वोट था उससे 1% कम हुआ है। और यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो वोट पाया है वो पाया है 42.23%, 23%, और भारतीय जनता पार्टी ने पाया है 46.27%। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा इंक्रीज किया है, और कांग्रेस पार्टी ने 1% अपना पिछली बार के मुकाबले वोट खोया है। और यदि लोकसभा की तुलना में बात करेंगे तो उसने करीब, कांग्रेस पार्टी ने 4% वोट ज्यादा पाया है। अब ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की हालत यह है। इसके बाद आप आइए, राजस्थान में कर चुका, मध्य प्रदेश कर चुका, छत्तीसगढ़ कर चुका। अब आप तेलंगाना की बात ले लीजिए कि तेलंगाना में क्या स्थिति है। तो साहब तेलंगाना में भी देख लीजिए, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जो है बड़ी अच्छी जीत दर्ज की है, और वो कांग्रेस पार्टी यहां पर जो पाई है वोट वो 39.40%, यानी राउंड फिगर में चाहे आप 39 कह लो चाहे 40 कह लो। और BRS इससे करीब 2.5% जो है वोट कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां 13.90, यानी 13% कह लो या राउंड फिगर में 14% कह लो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, बीच की है। इस स्थिति में आप यह समझ लीजिए कि
इस हालत में है। और इस हालत के बाद में मेघालय की भी बात कर, सॉरी, मिजोरम की भी बात कर ले। मिजोरम में जाकर के कांग्रेस पार्टी ने 20.73% वोट हासिल किए हैं, जबकि जो कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी है उसने, जेपीएम ने, उसने 38.62% वोट हासिल करके सत्ता हासिल की है। यानी कांग्रेस के मित्र की सत्ता आई है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां सिर्फ 4% वोट पाया है, और 4%, सॉरी, अब बढ़ के 5 हो गया है, 5% वोट पाया है, और 5% के बाद उन्होंने 2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस पार्टी ने 20% से अधिक वोट पा करके सिर्फ 1 सीट जीती है, यह जान ली। लेकिन उसकी सहयोगी ने 27 सीटें जीत ली है। तो यह स्थिति है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है? इसमें यह है, यदि मिजोरम में यही लोकसभा का चुनाव होता तो कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस का प्रत्याशी जीत दर्ज कराता और भारतीय जनता समर्थित प्रत्याशी हार जाता। यही स्थिति प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। वहां सरकार न बनने के साथ साथ यह फायदा हुआ है कि वहां पर आपको आने वाले समय में एंटी इनकम्बेंसी नहीं फेस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, आप उस चुनाव में जो आपका वोट कंसोलिडेट हो रहा है, तो जिस मध्य प्रदेश में आपकी सिर्फ 1 सीट है, वहां पर आप कम से कम 10 से 12 सीटें आप जीतेंगे। और इसी तरीके से जिस राजस्थान में आपकी सिर्फ 1 भी सीट नहीं है, वहां पर आप कम से कम 10 सीटें जीतते हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी 2 सीटें हैं, तो वहां पर आप उसे करीब 4 पे ले जा सकते हैं। तो यह रही स्थिति। इसके बाद तेलंगाना में भी वही स्थिति है, आप वहां पर भी ज्यादा जीत सकते हैं, हालांकि वहां पर अभी भी कांग्रेस के अच्छे एमपीज हैं। और इसके बाद में, जबकि बीआरएस के सबसे ज्यादा है वहां पर, तो इसके बाद में मिजोरम में भी आपकी यह स्थिति हो गई। तो जहां आपके पास में 1 भी एमपी नहीं था या 1 एमपी था, वहां आपके 10 या 12 एमपी बनाने की स्थिति में आप आ चुके। यानी आपको सीधे सीधे तकरीबन राउंड फिगर में 24-25 एमपी आपके बढ़ जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास में इस समय स्थिति क्या है? इस समय कांग्रेस पार्टी के पास 52 यानी 52 सांसद है, लेकिन वोट परसेंटेज में वो 19 से अधिक, राउंड फिगर में 20 भी कह सकते हैं या राउंड फिगर में 19 कह लीजिए, बीच का फिगर है। तो उतने परसेंट वोट है। और वोट कितने हैं? वोट आज भी उसके पास में तकरीबन 12 करोड़ वोट हैं। 12 करोड़। इस देश की किसी अन्य विपक्षी पार्टी के पास में इसके 1/4 वोट भी नहीं है, यह आप जान लीजिए। इसके 1/4 क्या, उससे भी कम है, गई गुजरी हालत है। तो इसलिए ये छोड़िए। अब आइए कि आप जब इस गणित पर बात करते हैं तो एक चीज जानिए, देश का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तब कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिलता था? तब 44.9%, यानी आप चाहे 45 कह लीजिए चाहे 44 कह लीजिए, तो इतना वोट मिलता था। और सीट कितनी आती थी? 364। यानी 364 पाने वाली सीट पाने वाली कांग्रेस इस स्थिति में थी। और उसके बाद में जो 45% वोट पा रही थी, और सीपीआई जो है वामपंथी जिसे कहते हैं, वो 16 सीट पा रही थी, 3% वोट था। ये इसकी मुख्य विपक्षी थी। इसके अलावा बाकी चिटपुट 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 करके पाए हुए थे, ये दशा थी। उसके बाद में एक उल्लेखनीय, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होने के पहले चुनाव लड़ा गया था। और उस चुनाव में 1971 में कांग्रेस ने 352 सीटें पाई थी और उसका 43.1
68% वोट था, यानी 43% वोट था। और मुख्य विपक्षी सीपीआईएम थी, जिसे 25 सीटें मिली थी, 5.12% था। सीपीआई था जिसको 23 सीटें मिली थी, वो उसका 4.73 था। और अटल बिहारी वाजपेयी वाली जो जनसंघ थी उसको 22 सीटें थी और उसको 7.35% वोट मिला था। और जो कांग्रेस से टूट करके कामराज ने अपनी पार्टी कांग्रेस बनाई थी, उसको 16 सीटें मिली थी और वो 10.43% वोट था। ये ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा वोट इनके पास था विपक्ष में, लेकिन इनकी सीटें कम थी। इसके बाद में आप 1977 के चुनाव का भी जिक्र करना जरूरी है। 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी थी, तब विपक्षी दलों में को जो वोट जनता पार्टी को मिला था, जिसमें सारे दल एक साथ मिल गए थे, वो 295 सीटें पाए थे और 41.32% वोट मिला था। और कांग्रेस पार्टी उस बुरे दौर में भी 154 सीटें पाई थी और 34.52% वोट मिले थे। फिर लोकसभा इलेक्शन जब 1980 में दोबारा हुआ, तब कांग्रेस पार्टी ने 353 सीटें पाई और जनता पार्टी सेकुलर ने जो है 41 सीटें पाई। इसका ये चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में थी। 9.39% वोट था। सीपीआईएम जो थी वो 37 सीट पाई थी और वो उसका 6.24% था। और जनता पार्टी जो थी वो रह गई थी जब जगजीवन राम जी के नेतृत्व में, तो वो 31 सीटें पाई थी और 18.97% यानी 18 कह दीजिए 19 कह दीजिए परसेंट वोट था। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी की हत्या हुई थी, नफरत का भी माहौल था और सिंपैथी भी थी। दोनों ने काम किया और कांग्रेस पार्टी ने 414 सीटें पाई और वोट था 46.86%। तो यह स्थिति थी। और टीडीपी को 30 सीटें मिली थी, जो तेलुगु देशम पार्टी है। जगन आजकल जो उस समय फिल्म स्टार थे तो उनकी पार्टी हुआ करती थी, आजकल नायडू की है। तो इसको 30 सीटें मिली थी, लेकिन वोट परसेंटेज इसका 3.95% था। सीपीआईएम को 22 सीटें मिली थी, इसका 5.8% था। बीजेपी को उस समय 2 सीटें मिली थी और इसका 7.74% था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समझिए। और 2019 में आइए, बीजेपी को 303 सीटें मिली, जो सबसे अच्छा आज तक उनका प्रदर्शन, और उसमें वो वोट पाए हैं 37.7%। और कांग्रेस पार्टी का 52 सीटें हैं और उसको जो वोट मिले वो 19.66% मिले। डीएमके को 23 सीटें मिली, उसका 2.33% है। और टीएमसी को 22 सीटें मिली, उसको 4.1% है। और वाईएसआर रेड्डी की पार्टी को भी 22 सीटें मिली, लेकिन उसका वोट परसेंटेज और कम है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो वोट परसेंटेज है, जिस तरीके से कांग्रेस का इंक्रीज कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी को जब राजीव गांधी के समय में जो वोट मिला था, कमोबेश वही वोट मिल रहा है इस समय भी। बावजूद इसके वो नहीं है, क्योंकि इधर शेयर बढ़ा है। तो कौन सा शेयर बढ़ा है? नफरत वालों का बढ़ा है। और नफरत और हिंदुत्व और दूसरी जो ये प्रयोगशाला है, सिर्फ उसका वोट मिला है। और राहुल गांधी ने जो जातिगत जनगणना का विषय छेड़ा, उससे कांग्रेस को समस्या हुई इस जीत में। क्योंकि कांग्रेस का नारा होता था, ना जात पर ना पात पर, वोट पड़ेगा हाथ पर। और नफरत वाले के आधार पर जिस तरीके से आदिवासी बेल्ट में, हालांकि आदिवासियों पे पेशाब करते हैं, आदिवासी बेल्ट में राम के नाम की और वो निकाली, उसका लाभ उठाया। और इसी तरीके से झूठा प्रचार किया कन्हैया लाल की हत्या को और दूसरे की हत्या को, और सबको जोड़ के किसको कितना दिया, हिंदुत्व हिंदुत्व, वो नफरत में।
और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में। तो नफरत के माहौल ने यह काम किया, इसलिए यह समस्या हुई। लेकिन इस समस्या के बावजूद भी मोदी को हटाने के मामले में कांग्रेस मजबूत हो गई और एक्सपोज हो गया इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के मददगार कौन थे। एक बहुजन समाज पार्टी खुल के मददगार थी, वो कांग्रेस के साथ आने को नहीं तैयार थी, कांग्रेस उससे समझौता करना चाह रही थी। AIMIM जो है समझौता कांग्रेस से करना चाहती है बी टीम बन के बीजेपी की। कांग्रेस ने इसलिए उसे शामिल नहीं किया क्योंकि पता है, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि वो बीजेपी के, और इस चुनाव में साबित भी हो गया कि उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो गाली देते हैं, कहते हैं कि मुझे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन अजहरुद्दीन के खिलाफ उतारा। और उन राज्यों में ज्यादा सीटों पर लड़े जहां कांग्रेस लड़ रही थी, और जहां अपना राज्य है वहां सिर्फ 8 सीटों पर लड़े। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने सभी जगह अपने कैंडिडेट उतार दिए, कहीं 125, कहीं कितने, और नतीजा क्या हुआ, हर सीट पे उन्होंने 700, 800, मतलब 1000 तो कहीं हो ही नहीं पाए, ऐसे ऐसे करके उन्होंने वोट काट डाले और चाहते थे उनको 4 सीटें दे दो। तो साहब, ऐसी स्थिति में तो सीटें देके आप क्या करते हैं? यही स्थिति कमोबेश समाजवादी पार्टी की है। वो पहले 20 सीटें मांग रहे थे, फिर 6 पे आ गए, और फिर सब आ गए और कहते हैं साहब दे दो। चलिए दे देंगे, बताइए आप कहां जीतने की स्थिति में? तो एक भी सीट पे वो जीतने की स्थिति में नहीं, और नतीजे ने बता दिया वो तो आम आदमी पार्टी से भी बुरी हालत पे, आधा फीसदी वोट भी नहीं पा पाते, 0.04% पाते। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इसके हिमायती हैं और कहते हैं कि ये चुनाव यूं हार गया वो हार गया, कमलनाथ ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने छिंदवाड़ा में भाजपा को घुसने नहीं दिया, उन्होंने अपने आसपास के जितने इलाकों को करते थे, लेकिन लोग कहते हैं युवाओं को उन्होंने बहुत ज्यादा वोट दिए, लेकिन युवाओं में अधिकतर युवा ही हारे और जीते वही हैं जो अनुभवी और पुराने राजनीतिज्ञ थे। युवा इक्का दुक्का जीते। इसी तरीके से राजस्थान में भी। तो इसलिए हर चीज का मायने होता है, वो वोट नहीं दिला सकते और खुद भी जीतने के लिए उनके किसी का सहारा चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया, जिससे कि वोट बढ़ा है और दूसरी तरफ मजबूती आई है, वोट बैंक मजबूत हुआ है और बहुत सारी चीजें हुई हैं और चुनाव को मैनेज किया गया। इसलिए मैं इसमें कांग्रेस पर सवाल उठाता ही नहीं। कांग्रेस पर सवाल सिर्फ इतना है कि उसे अपने पुराने नेहरू और गांधी के विचारों पर ही रहना होगा, इंदिरा जैसा सशक्त नेतृत्व तैयार करना होगा, और न जात पर न पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, मिलेगा सबको हक, यही नारा होना चाहिए। ये रहेगा तो 100% कांग्रेस पार्टी 2024 का इलेक्शन जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही, क्योंकि कांग्रेस ने अब पूरे दक्षिण भारत से भाजपा को बाहर कर दिया है, अब वो कहीं नहीं। और वेस्ट भारत में भी यदि बात करें तो ऊपर से गिन लीजिए आप, न जम्मू कश्मीर में है, वहां पर अवैध तरीके से राष्ट्रपति शासन है, न पंजाब में है, न हिमाचल में है, सिर्फ जो है चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा और चंडीगढ़ में है, या फिर आकर के दिल्ली में है, या फिर आकर के वो जो है इसमें है उत्तराखंड में, या फिर उसके बाद में आते हैं अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, और वहां पर भी पहुंच गए और वहां पर उनकी लोकसभा सीटें हैं। उसके अलावा गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में है, उसके बाद खत्म। इधर फिर आइए, इधर उत्तर प्रदेश के बाद तो कहीं है नहीं, और उसके बाद में आके असम में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में, यानी खत्म। तो इसलिए जानिए यह खेल अब खत्म है। तो अब मोदी को बोलिए बाय बाय,
और तैयारी कर दीजिए 2024 के पूरे जोर शोर के साथ कि कांग्रेस को आप कैसे लाएंगे और कैसे भाजपा के फांसीवादी शासन को खत्म करेंगे। जय